हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम रिसर्च एनालिस्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको रिवील करेंगे। रिसर्च एनालिस्ट सीरीज़ नंबर 15 होता है जो कि NISM का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आप ये सोच रहे हैं कि आपको एक नॉलेज होना चाहिए रिसर्च एनालिस्ट के लिए, पर्सनल आप पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहते हैं या किसी कंपनी के अंडर में काम करना चाहते हैं, कॉल्स जनरेट करना चाहते हैं जिसमें आपका टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों आता है, सो उसके लिए आपको रिसर्च एनालिस्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च एनालिस्ट जो होता है उसके थ्रू आप कई कंपनियों को कॉल्स भी आप सेल आउट कर सकते हैं। पर्सनली अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, एक से भी रजिस्ट्रेशन नंबर लेके। सो रिसर्च एनालिस्ट जो कोर्स होता है वो एडवांस कोर्स में आता है और हम NISM के सारे कोर्सेज़ की प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो हम आपको करवा के देते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट दिया हुआ है और आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है। सो वहाँ पे आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, डिपार्टमेंट के थ्रू आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। तो चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं आज के, जो कि पहला क्वेश्चन है रिसर्च एनालिस्ट का। अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी कंटेन्स द। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी कंटेंट्स क्या क्या कंटेंट करती है। सो सबसे पहला आता है आपका सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, प्रॉफिट एंड लॉसेस मेड और बोथ 1 and 2। सो बैलेंस शीट के अंदर आपका सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, क्योंकि बैलेंस शीट जो होती है वो डेली बेसिस पे बनती है। सो जो भी इस पे खर्चे होते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जैसे कि जितना भी आपका क्रेडिट एंड डेबिट हुआ, ये सब आपका किसके अंदर आएगा, बैलेंस शीट के अंदर आएगा, जो कि आपका डेली बेसिस पे होता है। बट यहाँ पे थर्ड नंबर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस मेड इट। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है आपका वो अलग चीज़ होती है, वो आपका बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो आपका इसके अंदर क्या आएगा, बैलेंस शीट के अंदर आएगा सोर्सेज ऑफ फंड और आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आएगा। सो इसका एक्सप्लेनेशन है, द बैलेंस शीट कंटेन्स द सोर्सेज ऑफ फंड फॉर अ कंपनी एंड एप्लीकेशन दोज फंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बोथ 1 and 2। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ दीज फैक्टर विल बी स्टडीड बाय द फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट। सो इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट के अंदर आता है, वो इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज फैक्टर विल बी स्टडीड बाय अ फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका जो ऑप्शन है वो है हिस्ट्री ऑफ प्राइस मूवमेंट इन द शेयर, trends and pattern in the historical prices, macroeconomic fundamentals, historical trend in the volume of share trading। so सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ प्राइस मूवमेंट इन द शेयर। तो ये हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो वो भी प्राइस मूवमेंट इन द शेयर, तो ये आपका किसके अंदर आता है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है। ट्रेंड एंड पैटर्न इन द हिस्टोरिकल प्राइजेस। सो ट्रेंड एंड पैटर्न्स किसके अंदर आते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि ये आपका आता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। फोर्थ नंबर ऑप्शन है हिस्टोरिकल ट्रेंड इन द वॉल्यूम ऑफ शेयर्स। सो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स इन द वॉल्यूम ऑफ शेयर ट्रेडिंग का मतलब ये भी आपका टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात कर रहा है। एंड थर्ड वन माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल। सो इसका जो राइट आंसर है वो है माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल। माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल मतलब होता है जिसके कारण कंपनी पूरी इफेक्टेड हो, ठीक है। जैसे कि बेरोजगारी हो गया, GDP हो गया, बजट हो गया, ठीक है। सो इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है कि जो पूरी कंट्री है उसमें काफ़ी इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक में आते हैं, जैसे कि डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, RBI की पॉलिसी हो गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई। सो ये सब रिलेटेड किसकी होती है, ये सब हमारी कंट्री को जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इफेक्ट करती हैं। सो ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, ये फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट के अंदर आता है। इसी तरीके से होता है एक माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। माइक्रो मतलब MICRO वाला माइक्रो, ठीक है। माइक्रो जो होता है वो पर्टिकुलर किसी एक कंपनी का रिसर्च करना, जैसे कि किसी भी एक इंडस्ट्री हो गई, किसी एक कंपनी हो गई, लाइक वाइज की विप्रो हो गया या कोई भी कंपनी हो गई XYZ। सो उसके लिए पर्टिकुलर एक रिसर्च करना,
उसके अंदर की चीज़ों के कारण सिर्फ एक कंपनी में इफ़ेक्ट आना, वो होता है माइक्रो, मतलब छोटा, और एक होता है मैक्रो। सो मैक्रो जो है वो फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट के अंदर आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। ठीक है, इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, अ फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट researches the economic, the industry and the company. The technical research analyst focus on forecasting to direction of prices through the study of pattern in historical prices and volume. So microeconomic fundamental are topic affected economic at large, including statistics regarding unemployment, supply and demand, growth, inflation, जैसे कि महंगाई, एज वेल एज कंसिडरेशन फॉर मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड। दीज विल बी स्टडी बाय द फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए इसी चीज़ों को मैंने जो यहाँ पे बताया है, ये मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल के बारे में, इसी चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बताया है कि किन किन चीज़ों की वजह से हमारी कंट्री में नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से इफ़ेक्ट हो सकता है। तो वो आपका किस में होगा, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर आता है, जो कि फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट कहलाता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, हम कम समय में भी आपका सर्टिफिकेशन निकाल के देते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में गारंटी के साथ। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली।